नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस को खोजते खोजते यहाँ पर आप पहुँचे हैं। तो मैं आनंद यादव 4 टाइम्स नेट एंड 1 टाइम जेआरएफ क्वालिफाइड पर्सन आपको बताऊंगा कि यूजीसी के कॉमर्स के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ने को होता है, या फिर मैं बताऊंगा आपको कि यूजीसी आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है उसके एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, ये जो सिलेबस है मैंने आपके लिए यूजीसी की वेबसाइट से लेकर के आया हूँ, ठीक है। और जैसा कि आपने यहाँ पर देखा हुआ है कि जो कॉमर्स के लिए कोड लगता है दैट इज कोड 08 यहाँ पर चलता है। तो हम सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी हैं, ठीक है दोस्तों। क्या क्या चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। आपके 2-3 सेकंड मैंने ज़्यादा ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं मोटा मोटा आपके लिए यूनिट की बात करूँ दोस्तों, अगर मैं यूनिट की बात कर दूँ आपके लिए, तो आपको मोटी मोटी यहाँ पर देखिए 10 यूनिट पढ़नी है। जो किस बारे में है आपको बता दूँ। सबसे पहली यूनिट जो है, मैं सभी यूनिट्स को अलग से आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा, दैट इज़ अबाउट द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इसके बारे में आपसे यूजीसी एक्सपेक्ट करता है कि बिजनेस जो होता है वो कैसे वर्क करता है, वो किस इन्वायरमेंट में क्या क्या सिचुएशंस उसको फेस करनी होती हैं, ये यूजीसी आपसे जानना चाहता है कि आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए दोस्तों अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के बारे में। साथ ही बात करें बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है साथियों, उसके बारे में भी यूजीसी आपसे एक्सपेक्ट करता है। दैट इज नेक्स्ट वन इज बिजनेस फाइनेंस। इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेस कहाँ कहाँ से पैसा ले सकता है और कहाँ कहाँ उसको पैसे को यूटिलाइज करना चाहिए, इसके बारे में यूजीसी आपको चाहता है कि आपको पता हो। सेकंड चीज़ है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड द रिसर्च मेथड। बिजनेस में जो स्टैटिस्टिक्स लगती हैं आपकी, फॉर एग्जांपल सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह, वो यूजीसी यहाँ पर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि मीन, मीडियन, मोड वगैरह जैसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही आपसे एक्सपेक्ट की जाती है रिसर्च मेथड। इसका मतलब क्या है कि अगर आप पहली दफ़ा यूजीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसका मतलब मैं बता दूं दोस्तों कि रिसर्च करना, शोध करना, इसके लिए बहुत अलग अलग प्रकार की जो है तकनीक अपनाई जाती है, मेथड अपनाई जाती है, वो यहाँ पर आपको पढ़ना होता है साथियों। फिर अगर अपन देखेंगे तो बिजनेस इन मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पर 2 मैनेजमेंट को उन्होंने यहाँ पर जोड़ा हुआ है। एक सेपरेटली बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है जी, जिसमें कि आपकी फंक्शंस होती है, प्लानिंग होती है, उसकी कंट्रोलिंग होती है बिजनेस की, तो वो देखेंगे। साथ ही साथ आप अलग से देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को भी, कि किसी संस्थान में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स का क्या रोल होता है, कैसे हम उसको सेलेक्ट करते हैं, कैसे हम उसको सैलरी देते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूँ दोस्तों, बैंकिंग एंड फाइनेंस, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है, इनके बारे में यूजीसी आपसे चाहता है कि आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आरबीआई आपके हो गए हैं, आपकी आरबीआई जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आईडीबीआई बैंक जो है आपकी, आईसीआईसीआई बैंक जो है आपकी, इन सब बैंकों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूटीआई जो है इसके बारे में, कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, ये सब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगला अगर मैं चलूँ दोस्तों तो मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि मैनेजमेंट जो चैप्टर है वो आपको 3 देखने को मिले हैं। पहला आपको देखने को मिला है बिजनेस मैनेजमेंट, सेकंड मिला आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और थर्ड आपको मिलता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये तीनों अलग विधाएं हैं, सेपरेट चीजें हैं यहाँ पर। मार्केटिंग मैनेजमेंट टिपिकली स्पेसिफिकली फॉर द मार्केटिंग पर्पस के लिए यहाँ पर आपको ये यूनिट दी है। अगली जो अपन बात करेंगे दोस्तों वो है लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब ये है कि किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए क्या लीगल इन्वायरमेंट किसी बिजनेस को चाहिए होता है, या फिर बिजनेस को कौन कौन से जो लॉज हैं, कानून हैं, वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया आपका, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गए, ये सारे जो एक्ट हैं स्पेसिफिकली फॉर द बिजनेस बने हुए हैं, तो वो यहाँ पर आपको पढ़ने होते हैं दोस्तों। लास्ट जो आपका यूनिट होता है दैट इज अबाउट द इनकम टैक्स एंड द कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स के बारे में, लिटिल बिट जीएसटी के बारे में, है ना, टैक्स प्लानिंग क्या होती है आपकी, टैक्स इवेजन क्या होता है, ये सब आपको पढ़ने यहाँ पर होते हैं। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा भी समझाया है कि 10 यूनिट किस किस चीज़ के बारे में है। अब मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों कि हर यूनिट इंडिविजुअली आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है,
वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो सबसे पहले अपन चलते हैं दोस्तों कहाँ पर, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि यूजीसी आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट यूनिट नंबर 1 पर मैं आ चुका हूँ दोस्तों। सबसे पहले आप देखिए कॉन्सेप्ट्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। जो बिजनेस इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट है वो होता क्या है, टेक्निकली बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स काम करते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, मैक्रो होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, वो आपको यहाँ पर देखने होते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट उसमें होता है ना, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होती हैं, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, और मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज में क्या डिफरेंस होता है, आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसे काम करता है, ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहे होते हैं उनके लिए सरकार का क्या रोल होता है, लीगल इन्वायरमेंट क्या है आपके देश में, ठीक है, किस प्रकार से लॉज बने हुए हैं वो, जैसा मैंने आपको बताया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे आप, यहाँ पर फेमा के बारे में पढ़ेंगे आप, जो कि पहले फेरा हुआ करता था। सोशियो कल्चर फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, सामाजिक ऐसे कौन से तत्व हैं जो कि बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, देयर इन्फ्लुएंसेस ऑन दी बिजनेस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज नोन एज CSR, है ना, कि एक बिजनेस की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं वो यहाँ पर आपको पढ़नी होंगी, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं अपन लोग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, देखिए पूरी दुनिया है जो ग्लोबलाइज हो रही है, तो क्यों ना हमारे एंटरप्रेन्योर को, हमारे युवाओं को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, और अगर आप कॉमर्स की फील्ड के हैं तो आपको पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि इंटरनेशनल बिजनेस जो है उसका क्या महत्व है, ठीक है जी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या मामला है और क्या क्या स्कोप उसमें होते हैं, किस प्रकार से आप इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री लेते हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स, किन चीज़ों के आधार पर ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, कौन कौन चीज़ें उसको मदद कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं, वो मोड्स ऑफ एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस। हमारे यहाँ के प्रोफेसर्स, क्योंकि आप जब नेट निकालेंगे तो जाहिर सी बात है या तो रिसर्चर बनेंगे या फिर प्रोफेसर्स बनेंगे, तो प्रोफेसर को पता होना चाहिए कि कितने वेज हैं जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि अगर प्रोफेसर को पता होगा तभी तो वो अपने यूथ को बता पाएंगे ना। आगे चलते हैं हम लोग, थ्योरीज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, है ना, एक देश जो होता है, कंट्री जो होती है, वो किस प्रकार से दूसरे देशों के बीच में बिजनेस कर रही है, कैसे कोऑर्डिनेट कर रही है, उसकी यहाँ पर डिफरेंट क्या दी हुई हैं, थ्योरीज दी हुई है साथियों। हम देखेंगे गवर्नमेंट इंटरवेंशंस इन द इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। इसका मतलब क्या है, जब दो देशों के बीच में बिजनेस चल रहा है, देयर इज अ बिजनेस बिटवीन टू कंट्रीज, तो वहां पर क्या होता है कि कई बार हम एक्सपोर्ट से बचने की कोशिश, हाँ एक्सपोर्ट्स हम ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट से बचने की हम कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना को आप देख लीजिएगा, तो भारत सरकार की अभी प्लानिंग चलती है कि हम कम से कम वहां से इंपोर्ट करें और पूरे विश्व भर में हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, ठीक है। तो इसके केस में हमको अलग अलग प्रकार के हथियार जो हैं, है ना, वो आपको अपनाने पड़ते हैं, दैट इज नोन एज टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, है ना, कि हम किस प्रकार से इंपोर्ट को हम रोक सकते हैं और किस प्रकार से हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकते हैं। और फिर आती है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, जो कि आपका जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो समय समय पर लेकर के आती है कि किस प्रकार से हम हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें और किस प्रकार से हम इंपोर्ट को कम करें। इसको लेकर के सरकार अपनी योजनाओं को इस पॉलिसी के माध्यम से लेकर के आती है। एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर और ए रिसर्चर आपको पता होनी चाहिए इस पॉलिसी के बारे में, तभी आप अपने स्टूडेंट को बता पाएंगे, है ना जी। अब देखिए चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है दोस्तों, अब चैप्टर नंबर 1 में आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बड़ा लाजवाब आपका कोर्स है साथियों यहाँ पर, है ना, जो कि एक प्रोफेसर को पता भी होना चाहिए। अब देखते हैं अपन लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, है ना, बार बार हम पॉलिटिशियंस के माध्यम से सुनते हैं कितना FDI आया हमारे देश में, बताओ हमको, संसद में इस बारे में चर्चाएं चलती हैं। तो क्या होता है जनाब FDI, ये आपको पता होना चाहिए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अभी पता है नहीं पता, दैट इज डिफरेंट थिंग, पर एज ए प्रोफेसर आपको पता होना चाहिए, यूजीसी आपसे एक्सपेक्ट करता है। और टाइप्स ऑफ FDI क्या क्या होते हैं, अभी तो आपने शायद FDI के बारे में नहीं पढ़ा है, पर ये भी अलग अलग प्रकार की होती है। हाँ जी सर, बिल्कुल होती है ना। कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द FDI, अगर आप दूसरे देशों से पैसा ले रहे हो तो यकीनन कुछ ना कुछ फायदे होंगे, कुछ ना कुछ नुकसान होंगे, तो आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप अपने स्टूडेंट को बता
पाओगे। होम एंड होस्ट कंट्रीज, हाँ जी, जब एफडीआई हम लेकर के आते हैं तो हमारा जो देश होता है वो होस्ट कंट्रीज होता है। एफडीआई को हम होस्ट कर रहे हैं कि लाओ पैसा, भारत में पैसा लगाओ, और जहां से एफडीआई आया है दैट इज नोन एज होम कंट्री। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि होम कंट्री और होस्ट कंट्रीज को क्या क्या बेनिफिट और कॉस्ट इसके एफडीआई के हो सकते हैं। सर अभी तक तो हमें पता ही नहीं था इस बारे में, तो अब यहाँ पर पता करना पड़ेगा आपको। ट्रेंड्स इन एफडीआई, हैशटैग क्या चल रहा है एफडीआई के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। इंडियाज एफडीआई पॉलिसी, और एफडीआई को लेकर के भारत सरकार का क्या रवैया है, क्या उसकी सोच है, यहां पर हम ये पढ़ेंगे तभी तो हम हमारे स्टूडेंट को बताएंगे, इसलिए ये यूजीसी नेट में आपका सिलेबस है। अब चलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट दोस्तों ऐसी चीज़ होती है कि बहुत सारा पैसा साल भर में भारत में आता है और बहुत सारा पैसा जो है भारत से बाहर जाता है, और साल के अंत में है ना सरकार जो है अपना रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है, तो वो रिसीव, और फिर आखिर में हम देखते हैं कि हमारा क्या इंपोर्ट रहा और क्या हमारा एक्सपोर्ट रहा, ये चीज़ हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। सर ई का बला है, इसमें आप देखेंगे ये नाम सुने होंगे दोस्तों आपने, एशियन, सार्क एंड नाफ्ता। अब नाफ्ता तो नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। तो अब देखिए कहानी ये है सर कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, आप देखिए ये कहाँ से आया सर, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आया है। जैसे आप भारत को देखिए, आप भारत की भौगोलिक जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो आसपास के देशों से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा ना। जैसा हमारा इन्वायरमेंट है वैसा बांग्लादेश का है, वैसा पाकिस्तान के। मैं हर संदर्भ में बात रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी हम नेचुरल क्लाइमेट्स की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सभी की सिचुएशंस कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ द नेचर, नेचुरल इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं एक जैसी हैं। तो वैसे ही इन्हीं आधारों पर एशिया की बात करें वहाँ पर, तो एशिया का इन्वायरमेंट अपना अलग इन्वायरमेंट है बाकी के अमेरिकन से, ठीक है। तो ये इसको लेकर के अलग अलग हमने क्षेत्रीय रीजनल हमने क्या संगठन बना करके रखे हैं, ताकि जिनके मिली जुले संस्कृति हो या फिर मिला जुला इन्वायरमेंट हो, उन लोगों ने अपना एक गुट, अपने अपने गुट बना करके रखे हुए हैं, ठीक है, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। उसी को कहा जाता है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। वो अलग अलग लेवल का होता है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको बस हिंट दे रहा हूँ कि क्या चीज़ें इसमें हमको मिलेंगी। फिर आगे हम बात करेंगे दोस्तों इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जैसे कि हमारे भारत में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जैसे कि सेबी हमारे देश में, जैसे हमारा एसबीआई है, ये हमारे पूरे देश में मनी मार्केट या हम कह रहे हैं कैपिटल मार्केट जैसी चीज़ों को मैनेज करते हैं। वैसे ही पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भी हमने इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बना करके रखे हुए हैं। नाम सुना है आपने, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड UNCTAD। तो ये चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा तभी तो आप अपने स्टूडेंट को बता पाओगे। अगली कहानी है दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, ठीक है, आपने इसका नाम सुना होगा, जो कि ट्रेड को प्रमोट करने के लिए काम करता है। इसके क्या काम है, क्या इसके उद्देश्य हैं, है ना, एग्रीकल्चर को लेकर के। ये इसी के तहत कई जो है एग्रीमेंट्स बना करके रखे हुए हैं यहाँ पर, गट्स, ट्रिप्स और ट्रिम्स की बात करें, ये एग्रीमेंट्स हैं, तो ये आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं, ठीक है जी। अगर मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं आपके लिए इस वीडियो में, तो आप थोड़ा सा जो है स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अपन बात करेंगे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के बारे में कि यहां पर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं अपन लोग यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स एंड दी पोस्टुलेट्स। यहाँ पर आपको सबसे बेसिक, देखिए मैंने 4-5 बार नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जो 11th-12th का अपना अकाउंटिंग पढ़ कर रखना है दोस्तों, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक सा। अगली बात करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स, ये भी आपको 12th क्लास में भी है, ग्रेजुएशन में भी है और आपके मास्टर में भी होती है ये, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मैं इसके लिए एक सुझाव दूंगा जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको, कि भैया यहाँ पर जो अकाउंटेंसी का ये वाला जो है, और खास करके मैं कहूँगा ये 3 जो चैप्टर हैं, ये तो अगर आप 11th और 12th की किताब से पढ़ लें या वहाँ से पढ़ लें तो आपका सारा काम यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। फिर वहीं पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो है, इशूज ऑफ द शेयर्स, फॉरफीचर एंड द रीइश्यू ऑफ द शेयर्स है, वहाँ से जाकर के आपको देखना चाहिए। फिर बात करेंगे आगे, ये मास्टर्स का सब्जेक्ट होता है सर आपका होल्डिंग कंपनी का अकाउंट्स जो हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं,
है ना। फिर हम आगे देखेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये पूरा आपका ग्रेजुएशन का और मास्टर का सिलेबस है दोस्तों, जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, बजटरी कंट्रोल क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपने या तो ग्रेजुएशन में पढ़ी होंगी या फिर आपने मास्टर में इनको हायर लेवल पर देखा होगा। तो ये चीज़ें यूजीसी आपसे एक्सपेक्ट करता है। इसका मेन पर्पस अगर मैं बताऊं तो ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है, अंडरलाइन करना, जहां पर मेनली मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है, उन कंपनीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आईएमपी चीज़ें ये हो जाती हैं। ठीक है जी। फिर बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है, बैलेंस शीट जो होती है, आपका P&L जो होता है, कैश फ्लोज जो होते हैं, उस आधार पे कई प्रकार के रेशियो एनालिसिस होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, वो आपको पढ़ने होंगे। फंड फ्लो एनालिसिस पढ़ना होगा और कैश फ्लो एनालिसिस भी आपको पढ़ना होता है। ठीक है, ये चैप्टर में फिर से कहूंगा कि ये तीन, जिसमें मैंने कहा कि सबसे अच्छी चीजें होती है 12th क्लास की CBSE की किताबें इन तीनों के लिए, और साथ ही साथ ये भी आप अगर पढ़ लेंगे 12th क्लास की CBSE की किताब से किसी से भी, तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद चीज़ आपको बहुत अच्छे से हो जाएगी वहाँ पर। फिर बात करेंगे यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ये भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, सर ये तो पहली बार सुन रहे हैं या फिर सुनकर रखा है। हाँ, ये होती है जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं, है ना, वो एक प्रकार की एसेट्स है आपके लिए, तो उसकी अकाउंटिंग आपको करना है यहाँ पर। ये चीज़ें हम यहाँ पर क्या होता है दोस्तों देखते हैं। मैं आगे बढ़ाऊँगा यहाँ पर। ठीक है जी, अब हम चलते हैं कहाँ तक, ये आ चुके हैं, ये लीजिए सेकेंड यूनिट चल रही है दोस्तों। ठीक है, मैंने कह दिया अगर मैं स्लो कह रहा हूं तो फिर आप थोड़ा सा उसको फास्ट कर लो। यूट्यूब आपको इस बात की सहूलियत देता है कि आप शिक्षक की स्पीड को बढ़ा दो। ठीक है, आगे देखते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, है ना, जो हम कहते हैं AS करके हम इसको बोलते हैं, IFRS जो होते हैं, ये आपको पढ़ेंगे ना पड़ेंगे। फिर हम बात करेंगे ऑडिटिंग, जो कंपनी के खाते होते हैं, जो अकाउंट्स होते हैं, उनको आखिरी में एक व्यक्ति चेक करता है कि सही बने हैं या नहीं बने हैं, जिसको हम ऑडिटर कहते हैं। उस जो काम करता है उसे हम कहते हैं ऑडिटिंग। तो उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, और उसी से संबंधित रिसेंट ट्रेंड्स क्या क्या हैं ऑडिटिंग में, ये भी आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है जी, अब चलते हैं दोस्तों अपन यूनिट नंबर 3 पर, दैट इज अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें आपको। यहां पर सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, आप देखिए जरा, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये जो पूरा चैप्टर बना हुआ है दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो है आपका बिजनेस और दूसरा है आपका इकोनॉमिक्स। मतलब बिजनेस में इकोनॉमिक्स आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आप समझाएंगे आपको कि स्कोप क्या है इस चीज का। सर, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस फर्म्स, कि जो उद्देश्य किस लिए आपने किसी फर्म को बनाया हुआ, क्या केवल प्रॉफिट के लिए बनाया? नहीं जी, कई ऑब्जेक्टिव यहां पर होते हैं। डिमांड एनालिसिस क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट क्या क्या है दोस्तों, रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड दी MR, डिमांड शब्द सुना होगा आपने। मैं फिर से सजेस्ट करूंगा आपको कि इसको भी आप 12th क्लास या 11th क्लास से पढ़ेंगे, तो वहां से आपको ये चीज को पढ़ना है दोस्तों। ठीक है जी, आगे चलते हैं अपन लोग दोस्तों। यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर, दैट इज अबाउट यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंसेस का एनालिसिस। ठीक है जी, जो हम वस्तुओं को उपभोग करते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं, ये भी आपको 12th क्लास से मिल जाएगी। फिर बात करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ये एक चीज होती है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगी। ठीक है जी, 3rd यूनिट ही चल रही है आपकी। इसके बाद हम पहुंचेंगे कहां पर, ठीक है जी, अब देखिए यहां पर कि लिखा हुआ है यहाँ पे थ्योरी ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट कितने प्रकार की होती है, कुछ होती है शॉर्ट रन एंड कुछ होती है लॉन्ग रन कॉस्ट एंड कर्व्स। ठीक है, शॉर्ट रन में जो कंपनीज की होती हैं उनके जो कॉस्ट कर्व होते हैं उसका बनाने का पैटर्न कुछ अलग होता है। लॉन्ग टर्म जो होता है उसमें आपके जो कर्व्स बनते हैं वो थोड़े से अलग बनते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर दी डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, आपको पता होगा कि मार्केट अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, ये भी 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप वहां से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपोली होता है और ओलिगोपोली होता है। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से कोई फर्म जो है वो अपने प्राइस डिसाइड करती है, दैट वी हैव टू स्टडी ओवर देयर। फिर आगे बढ़ेंगे, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं। किसी भी गुड्स को प्राइस जब रखते हैं हम लोग, जब जियो अपनी सिम लेकर के आता है तो क्या प्राइस उसका रखता है, एप्पल जब प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो क्या प्राइस रखता है, क्या उसकी मानसिकता होती है, क्या उसकी थॉट प्रोसेस होती है, दैट वी हैव टू स्टडी ऑन दी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपन लोग बात करेंगे बिजनेस फाइनेंस की। हाँ जी भैया, पैसा,
बिजनेस फाइनेंस में क्या होता है दोस्तों कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करता है तो उसमें दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। एक तो क्या, जो फंड होता है उसका इनफ्लो का, कि हम भैया पैसा कहाँ से लेकर के आएंगे, है ना, और सेकंड उसी पैसे को हमको यूज कैसे करना है। दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पैसा लाएं कहाँ से और उसको यूज कहाँ से करें। तो ये इनफ्लो और जो आउटफ्लो ऑफ द फंड है उसको किस प्रकार से हम यूज करें, दैट इज वी विल स्टडी अंडर द बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, अब क्या है, स्कोप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, कहाँ कहाँ से पैसा ला सकते हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सभी की लागत क्या होगी, कॉस्ट क्या होती, कैपिटल स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे यहाँ पर कि जो पूरा आपने 100 रुपये लिया हुआ है उसमें किस में से कितना प्रतिशत आपने पैसा अलग अलग जगह से लेकर के रखा हुआ है, ये आप यहाँ पर पढ़ेंगे। कैपिटल बजटिंग जो है ना, इसमें क्या होता है, जो पैसा आपने लेकर के आए हैं, जो मैंने समझाया आपको, वो किस प्रकार से यूज करें, कहाँ कहाँ यूज करें, बजट बना करके वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वर्किंग कैपिटल मेजरमेंट आपको यहाँ पर मैनेजमेंट पढ़ना है कि शॉर्ट टर्म का जो पैसा है वो किस प्रकार से हम मैनेज करें, ये आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं दोस्तों। ठीक है जी, अब इसी 4th चैप्टर को हम थोड़ा सा और देखेंगे क्या क्या होता है इसमें। चलिए जी, अब हम पहुंच जाते हैं यहाँ पर, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस आपको मेजर करनी है। ठीक है जी, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस दैट इज नोन एज असेट्स सिक्योरिटाइजेशन जो होता है, आपको लोगों से पैसा लेना है, वो पैसे दे नहीं रहे हैं या देंगे बाद में देंगे, साल 2 साल बाद 5 साल बाद, आज पैसे की आवश्यकता, यू रिक्वायर द मनी टुडे, then how you will manage this situation, you have to study here। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है जी, इंटरनेशनल मार्केट से आप पैसा कैसे ले सकते हैं, है ना, यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा ADR और GDR पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, वो क्या होते हैं हम ये भी डिस्कस तो नहीं करेंगे, परंतु ये आपको पढ़ना है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जी हाँ दोस्तों, ग्लोबलाइज हो चुके हैं हम लोग, इंटरनेट के ज़माने में हम लोग ले रहे हैं, तो आप विदेश में भी, है ना, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इन फॉरेन, और फॉरेनर भी हमारे इंडिया में जो मनी है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो हमें देखना पड़ेगा। साथ ही समझना पड़ेगा एक्सचेंज रेट का जो फंडा चलता है, डॉलर वर्सेस रुपीस का ये रेट चल रहा है, वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है, अब चूंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर मार्केट बना होगा, तभी तो हम ट्रेड कर पाते हैं ना, तो वैसा ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट है यहाँ पर। इंटरनेशनल आर्बिट्रेज जो होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग। आर्बिट्रेज क्या होता है सर, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है जी, अब पहुंच जाते हैं हम लोग यहाँ पर यूनिट नंबर 5 पर दोस्तों, जिसमें कि हम देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है जी, अब चलते हैं, देखिए यहाँ पर, चलिए जी, मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों, मीन, मोड और मीडियन वाली जो कहानी होती है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन एक कॉन्सेप्ट होता है, वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ नाम आपको शायद अजीबोगरीब दिख सकते हैं, ठीक है जी, पर घबराइएगा मत, बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट हो सकते हैं और, है ना। मेजर्स मींस मेजर्स ऑफ द स्क्यूनेंस क्या होता है, यहाँ पर आपको ऐसे डायग्राम्स देखने मिलेंगे ऐसा, ठीक है, बहुत सिंपल चीजें होती हैं, तो ये स्क्यूनेस दिखाती हैं चीजों को, वो यहाँ पर आप पढ़ेंगे। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि दो चीजों के बीच में किस प्रकार से रिलेशन है। प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसकी अप्रोचेस क्या होती है प्रोबेबिलिटी की, आप यहाँ पर देखेंगे। बायस थ्योरम क्या होती है, यहाँ पर आपको देखना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, बायनोमियल, पॉइसन एंड दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा अजीबोगरीब नाम जरूर हो सकते हैं, परंतु ये इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और जिसने पढ़ के रखे होंगे वो सोच रहे होंगे सर ये इजी नहीं होते हैं, पर फिर कह दूं ये इजी होते हैं अगर आप सही जगह पर सही व्यक्ति से पढ़े हैं तो। रिसर्च कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स, रिसर्च कितने प्रकार की होती है, क्या कॉन्सेप्ट है उसका, डिजाइन कैसे बनती है रिसर्च की, डेटा कलेक्शन कैसे होता है, उसको हम बांटते कैसे हैं, क्लासिफिकेशन उसका कैसा होता है, ठीक है। फिर हम बात करें सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन, जो डेटा आपको रिसर्च के लिए कलेक्ट करना होता है ना, उसके सैंपल वगैरह कैसे लेते हैं वगैरह, ये हम सब यहाँ पर पढ़ेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होती है, वन ऑफ द वंडरफुल टॉपिक इन दिस होल कोर्स और सिलेबस, वी कैन से दैट। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, बहुत सारे लोगों को इसको पढ़ने में दिक्कत जाती है, इसलिए ये चैप्टर बड़ा ही लाजवाब है दोस्तों, ठीक है जी, पर कोई ऐसी दम वाली बात इसमें भी नहीं है। फिर आखिर में जब रिसर्च करते हैं तो आपको रिपोर्ट लिखना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कह दूँ, यहाँ से जो अध्याय चल रहे हैं
ये पूरे रिसर्च के बारे में, रिसर्च क्या होती है, कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे आप देखिए भारत सरकार भी हर 11 साल में सेंसस कराती है ना, पूरा आपकी जानकारी लेती है कितने लोग हैं, क्या है, क्या करेगा इस डेटा का। फिर वहाँ बैठ करके वो समझेंगे कि हमारे देश में कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, तभी तो पॉलिसी बन पाएंगे ना भाई। तो वो सब चीज़ें कैसे होती हैं, वी हैव टू स्टडी हेयर। ठीक है जी, चलिए ये हो गया आपका अध्याय नंबर 5। हम पहुंचेंगे अब अध्याय नंबर 6 पर, चैप्टर नंबर 6, दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है जी, इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं अपन लोग। सबसे पहले आपने क्या देखा, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ये आपको यहां पर पढ़ना है। सबसे पहले तो मैनेजमेंट क्या होता है, उसके सिद्धांत क्या हैं, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, प्रोसेस क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हाँ जी, फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी में क्या डिफरेंस है, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, दैट यू हैव टू स्टडी हियर। मोटिवेशन एंड लीडरशिप क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, कभी कभी आप हो जाते हो ना, वीडियो देख करके मोटिवेट होते हो, तो मोटिवेशन का मतलब क्या है, लीडरशिप का मतलब क्या है, उसकी थ्योरीज कौन कौन सी हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स, हाँ जी भैया, जब भी बिजनेस करो तो ईमानदारी से करो, ये चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़नी होती हैं। फिर अगला कॉन्सेप्ट जो होता है दोस्तों, वो यहाँ पर, जैसे अगर मैं इसको पूरा बांटूँ तो 2 भागों में बांट सकता हूँ। ये हो गया आपका बिजनेस मैनेजमेंट, और यहां से जो कहानी चालू होती है वो आपकी हो जाती है एचआरएम के बारे में। कहां से होती है, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है जी, एक किसी भी संस्थान में ह्यूमन रिसोर्स, वहां के एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एचआरएम का कॉन्सेप्ट क्या है, एचआर जो होते हैं उनके रोल क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं एचआरएम के, ह्यूमन रिसोर्स जो है प्लानिंग कैसे होती है, उसकी रिक्रूटमेंट हम कैसे करते हैं, उनमें से लोगों को सेलेक्ट कैसे करते हैं, ट्रेनिंग के कौन कौन से तरीके होते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, सक्सेशन कैसे होता है, प्लानिंग। सर हमें क्यों पढ़ना है, अरे आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपकी क्लास में से जो स्टूडेंट हैं वो तो जाकर के एंटरप्रेन्योर बनेंगे ना, आप तो प्रोफेसर बन जाओगे, वो तो एंटरप्रेन्योर बनेंगे ना, तो आपको एज ए प्रोफेसर उनको समझाना है कि देख लाला ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, कौन सी ट्रेनिंग होती है, डेवलपमेंट कैसे होता है एम्प्लॉय का, क्यों एम्प्लॉय जरूरी है, सक्सेशन का मतलब क्या होता है, कंपनसेशन मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको, जॉब को इवेल्युएट करना पड़ेगा, इंसेंटिव भी देने पड़ेंगे तेरे को, और फ्रिंज बेनिफिट भी देने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि तेरा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चले, दैट यू हैव टू टीच। परफॉर्मेंस अप्रेजल भी करना पड़ेगा, वो अच्छा काम करे तो उसको तोहफे में अपने सोने की चेन उतार के देना है अपन को। ठीक है, ये सब अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर बात करेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर्स जो होता है, पार्टिसिपेशन इन दी मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है, संस्थानों में कहानियां उलझ जाती हैं, मैनेजमेंट और वर्कर्स आमने सामने हो जाते हैं, तो उन टकराव को बचाने के लिए हम इन चीजों को लेकर के आते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग जैसी चीजों को। ठीक है, पर्सनालिटी की बात कर लें, कितने प्रकार की होती है पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड क्या होता है, इमोशंस क्या होते हैं, ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है, पावर एंड पॉलिटिक्स क्या होती है दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन क्या होता है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी किस प्रकार से किया जाता है, दैट यू हैव टू स्टडी। ठीक है, आगे बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक वातावरण होता है, कल्चर होता है वहाँ के। ठीक है, कुछ वहाँ की सभ्यताएं होती हैं, वो क्या होती हैं, किस प्रकार से वो बदलाव करना होता है उनमें, ये हमें समझना यहाँ पर होता है। ठीक है, एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि जब भी इन चीज़ों को पढ़े ना दोस्तों, तो आप हमेशा इस उद्देश्य से पढ़ना, इस चीज़ को ध्यान में रख करके पढ़ना कि आपको किसी को पढ़ाना है, तब इन चीज़ों को पढ़ने का अंदाज और मज़ा ही एक अलग प्रकार का हो जाएगा। जैसे कि आप मेरी शक्ल पर देख सकते हैं कि मुझे ये पढ़ाने में अच्छा लग रहा है आप लोगों को। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो यहां पर आपको पढ़ना क्या होगा दोस्तों कि ओवरव्यू ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, भारत में जो फाइनेंशियल सिस्टम है, आरबीआई वगैरह जो हैं किस प्रकार से काम कर रही हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंक, कितने प्रकार के बैंक होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, क्या उसके काम है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया। हाँ जी दोस्तों, गुलामी के भारत बाद देश आजाद होता है तो 1947 से लेकर के अभी तक 2024 तक क्या क्या रिफॉर्म्स हम बैंक्स में देख चुके हैं। बैंक डूबते भी हैं, बैंक आते भी हैं, फ्रॉड भी होते हैं, सरकार क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, क्या चीज़ों को बदला जाता है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। फाइनेंशियल मार्केट होते हैं दोस्तों, ठीक है, हर चीज़ का बाजार होता है, कपड़ा बाजार होता है, बर्तन बाजार होता है, वैसा ही फाइनेंस का बाजार भी है। यहाँ पर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट आप लोग पढ़ेंगे, और उस मार्केट को मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया,
ठीक है, और इस मार्केट को रेगुलेट करने वाले लोग कौन कौन से हैं, ये हो गए इंस्टीट्यूट जो कि खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये लोग हैं रेगुलेटर, जैसे आप इनको समझ सकते हो, जैसे कि क्रिकेट जो वर्ल्ड कप चलता है तो टीमें कौन कौन की थी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और श्रीलंका, न्यूजीलैंड, तो ये वो टीमें हैं, ठीक है, जो कि खेल रही हैं। और ये वो हैं जो आईसीसी क्रिकेट काउंसिल, वो ये हैं फाइनेंशियल रेगुलेटर की। हम खेलेंगे नहीं, बस तुम जब खेलोगे ना तो हम ऊपर से निगाहें रखेंगे तुम्हारे पास कि सही खेल रहे हो कि नहीं खेल रहे हो। आगे चलेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या क्या रहे हैं, ठीक है जी, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, डिजिटाइजेशन ऑफ द बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, डिजिटलाइजेशन जैसे चल रहा है आप देख सकते हैं, ठीक है जी। इंटरनेट बैंकिंग क्या है, मोबाइल बैंकिंग क्या है, डिजिटल पेमेंट बैंक्स क्या क्या सिस्टम क्या है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए अपने देश के बारे में, इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो किस प्रकार से ऑपरेट कर रहा है, ठीक है जी, ये हमको यहाँ पर पढ़ने होते हैं, ठीक है जी। और आपको इसी संदर्भ में पढ़ना है दोस्तों कि आपको किसी को पढ़ाना है। जब जब आप ये सोचेंगे कि यार मुझे किसी को पढ़ाना है, आप जिम्मेदारी से भर जाते हैं और आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो यहाँ पर क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड दी अप्रोचेस क्या क्या होती हैं, प्रोडक्ट डिसीजंस कैसे होते हैं कि इफ यू एनी प्रोडक्ट यू हैव टू लॉन्च, हाउ यू विल लॉन्च, उसका प्राइस क्या होना चाहिए, उसका डिज़ाइन क्या होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए। जैसे आपने देखे होंगे जो बच्चों के जो प्रोडक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं कार्टून, कुत्ता, बिल्ली उसमें बना हुआ होता है, क्यों बना हुआ है, देयर इज अ साइकोलॉजिकल रीजन। वैसे ही प्रोडक्ट को लेकर के डिसीजंस जो हैं वो होते हैं। आप वैलेंटाइन डे देखते होंगे तो वैलेंटाइन डे के 99% जो प्रोडक्ट होते हैं वो लाल रंग से ही क्यों होते हैं, देयर इज अ साइकोलॉजी। तो यही क्या होते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट के डिसीजंस होते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं वापस से प्राइसिंग डिसीजंस जो होते हैं, ठीक है, कि एक प्रोडक्ट के जो है कीमत किस प्रकार से डिसाइड करना है आपको, ये सब चीजें यहाँ पर आपको पढ़नी होंगी। मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं दोस्तों, एक हिस्सा ये हो गया इसका, आगे चलेंगे अपन लोग, ठीक है। फिर बाद में आते हैं अपन, इतना ये हिस्सा और बन जाता है इसका, दैट इज अबाउट दी प्रमोशन डिसीजन, किसी प्रोडक्ट को आपको प्रमोट कैसे करना है, ठीक है जी, ये यहाँ पर आते हैं। फिर अगला देंगे डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। हाँ जी, कोई व्यक्ति दिल्ली से ऑर्डर करता है और कोई वो प्रोडक्ट पहुंच जाता है तमिलनाडु के किसी गांव में, तो किस प्रकार से दिल्ली का प्रोडक्ट जो है, जम्मू कश्मीर का प्रोडक्ट जो है वो तमिलनाडु पहुंच रहा है। और केवल पहुंचाना नहीं है, उसको सही प्रोडक्ट को सही वक्त पर कम लागत में पहुंचाना है। कैसे संभव होगा यहाँ पर भाई साहब, उसके लिए हमको डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस यहाँ पर लेने पड़ेंगे। कंज्यूमर का बिहेवियर होता है, वो किस प्रकार से खरीदता है, एज ए सेलर, एज ए मार्केटर आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। वैसे ही सर्विस मार्केटिंग क्या होती है, जैसे आप टेलीकॉम सर्विस ले रहे हैं उसकी मार्केटिंग डिफरेंटली होती है, ठीक है जी। ट्रेंड्स इन दी मार्केटिंग, वर्तमान में करंटली मार्केटिंग में क्या क्या नई चीज़ें चल रही हैं हैशटैग के साथ, वो आपको यहाँ पर पढ़नी होंगी। और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट किस प्रकार से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड हैं, बट फिर भी आप देखिए ना कि एक अमेज़ॉन जो है अपने एक प्लेटफॉर्म से डिफरेंट सिटीज से प्रोडक्ट लेता भी है और डिफरेंट जगह जाकर के उनको डिलीवर भी करता है। आप एक छोटी सी पिन भी ऑर्डर करेंगे तो वो कोलकाता से पिन लेकर के आपको गांव, अपने घर आपको पहुंचा देगा। वो किस प्रकार से कर रहा है और सबसे कम दामों में करना है, तो ये आपको पढ़ना है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अपन लोग यूनिट नंबर 9 पर आते हैं, लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। हाँ जी, ठीक है जी। यहां पर क्या पढ़ना है सर आपको, यहां पर आपको ये पढ़ना है कि जैसे अभी मैंने अमेज़न की बात की है, तो अमेज़न को किन किन नियम कायदे कानून को पालन करना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, ठीक है, अगर बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कोई कॉन्ट्रैक्ट से भागे ना, ये पढ़ना है आपको। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अपने प्रावधान क्या है, रेगुलेशंस क्या हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आपके देश में चेक को लेकर के, डीडी को लेकर के क्या रूल्स हैं वो यहाँ पर आपको पढ़ने पड़ेंगे। कंपनीज एक्ट, अगर आपको अपनी कंपनी ओपन करनी है तो किन किन चीज़ों को ख्याल रखना है आपको पता होना चाहिए। फिर से कहूँगा, आपको क्यों पता होना चाहिए, आपको इसलिए पता होना चाहिए ताकि आप किसी को पढ़ा सको, क्योंकि आप बनने वाले हैं प्रोफेसर। फिर आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मनमोहन साहब का कॉन्सेप्ट था कि कंपनी से संबंधित ही चीजें, पार्टनरशिप और कंपनीज को मिला जुला करके ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। द कंपटीशन एक्ट जो है वो भी आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट जो बना हुआ है आपके देश में, ये आपको पता होना चाहिए। आरटीआई जिसके माध्यम से आप जानकारी लेते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, वो आपको पता होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या क्या हैं, जैसे हम लोग नहीं गूगल पर जाते हैं और फोटो वहां से उठा लेते हैं किसी की भी और कहीं और चिपका देते हैं, नहीं जी। जैसे कई बार होता है कि हम मूवीज़ को किसी प्लेटफॉर्म पर, मैं नाम नहीं लूँगा, पर हम वहाँ जाके डाउनलोड करके हम देख लेते हैं, किसी और की मेहनत को हम फ्री में देख डालते हैं। तो इससे संबंधित जो कानून बने हुए हैं वो आपको यहाँ पर देखने होते हैं, ठीक है जी। ये हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। साथ ही में है आपका दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो भी यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। जीएसटी जो होता है हमारे देश में, उसके क्या प्राविधान है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं दोस्तों, बोलो। इनकम टैक्स लास्ट यूनिट के बारे में आप देखेंगे। इनकम टैक्स क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है उसके बारे में, इंटरनेशनल टैक्सेशन क्या है आपके देश में, ये आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं दोस्तों आप लोग, और इनकम टैक्स के बारे में ही जो है आखिरी हिस्सा ये है आपके लिए कि कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या होती है, ठीक है। आपने पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, एंटरप्रेन्योर बना दिया अपने स्टूडेंट को, अब उनको समझाना पड़ेगा ना कि लाला अपने यहाँ पर इनकम टैक्स भी भरना होता है, अगर तुझे इनकम टैक्स बचाना है तो ये चीज़ तुझे अप्लाई करनी पड़ेंगी, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है बिजनेस में, ये टैक्स की चोरी क्या होती है, ये सब भी आपको समझाना पड़ेगा। टैक्स चोरी के लिए प्रमोट नहीं करना है, पर चोरी क्या होती है ये आपको समझाना पड़ेगा, उसके लिए दंड क्या है ये भी है ना, फाइन क्या है वह भी आपको बताना पड़ेगा। डिडक्शंस एंड द कलेक्शन ऑफ द टैक्स एट द सोर्स, आपने कई जगह सुनकर रखा होगा, टीडीएस कट गया, टीडीएस कट गया। वो टीडीएस क्या होता है, एक टीसीएस होता है, ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस नहीं भैया, है ना, ये दूसरा टीसीएस होता है, ये टैक्स का होता है। तो वो क्या होता है आपको एज ए प्रोफेसर पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आपका पूरा सिलेबस यूजीसी नेट को लेकर के। अब मैं समझा रहा हूं कि सिलेबस क्या है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि मैं पढ़ाने भी वाला होऊंगा यहाँ पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम, जैसे आपने देखा होगा, इस चीज़ को पढ़ाएं या फिर जो भी काम के वीडियो आपके आते रहें वो आप तक पहुंचते रहें। हम फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और जिस व्यक्ति को इस वीडियो की ज़रूरत हो उसको इधर का शेयर का बटन दबा करके उस व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचा ज़रूर देना, उसके लिए पहले से ही धन्यवाद।